हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल लर्न लूप। आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 12th बायोलॉजी का, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में से बहुत सारे 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आप बन सकते हैं, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। उसके बाद हमने पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है इनफर्टिलिटी, कि फर्टिलिटी नहीं हो पाती उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं आउटलाइंस ऑफ द चैप्टर की क्या है। मेन चैप्टर में ये सब शुरू में बताया होता है, जो आउटलाइंस होती हैं चैप्टर की, ठीक है। वट डू यू अंडरस्टैंड दिस टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप इस टर्म से क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। द टर्म सिंपली रेफर्स टू द हेल्थ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अच्छी होंगी। रिप्रोडक्टिव का मतलब ये कि ये चीज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ रिलेट कर रही है। इट इज़ अ बॉर्डर प्रेजेंटेटिव perspective and includes the emotional and social aspects। इसमें इमोशनल सोशल एस्पेक्ट सब कुछ होते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, उसके साथ हमारे बहुत सारी इमोशनल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स भी जुड़े होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अच्छी होगी फिर ही हमारी आगे फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, फिर ही फर्टिलिटी अच्छी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO वो कहता है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, ठीक है। मतलब कि रिप्रोडक्शन की वेलबींग होनी हर एक जगह से, कि फिजिकल भी बहुत अच्छा हो, इमोशनल भी अच्छा हो, बिहेवियर भी अच्छा हो और सोशल भी अच्छा हो। इसका मतलब ये होएगा कि उसकी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional behavior interactions among them all related aspects might can be called reproductive healthy। इन सब जिस सब में, जिन बच्चों में ये सब हो, ठीक है, मतलब कि जिन लोगों में ये सब चीज़ें हो, सही हो, वो ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी कह सकते हैं कि हेल्दी है, और वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, और हेल्थ को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है और उनमें स्ट्रेटजीज़ क्या अपनानी चाहिए हमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें इंडिया जो थी पहली कंट्री थी जिसने एक्शन लिया किसने ली, इंडिया ने, और इंडिया ने प्रोग्राम्स बनाए कि लोग अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ अवेयर हों, ताकि आगे उनकी फर्टिलिटी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स ना आए, या किसी भी प्रकार के डिसीज़ उनको ना आए। तो फैमिली प्लानिंग इंडिया ने शुरू की। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, सबसे पहले फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू किया 1951 में, ठीक है। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care programs, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी बनाए गए। Creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductive healthy society are major tasks under these programs। इन प्रोग्राम्स के अंडर ये एक मेजर टास्क था कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी है। इंडिया को चाहिए था कि हमारी ना रिप्रोडक्टिव हेल्दी एक सोसाइटी, जो सोसाइटी हो ना हमारे, मतलब जितने भी लोग हों, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होए, गुड होए। तो ये इंडिया चाहता था, तो इसने ये प्रोग्राम शुरू किए। कौन कौन से प्रोग्राम थे, एक तो फैमिली प्लानिंग की उसने, और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया विद द हेल्प ऑफ। कैसे इन प्रोग्राम्स को कैसे इन्होंने कंटिन्यू किया, विद किसकी हेल्प से किया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज की हेल्प से, ऑडियो विजुअल एंड वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए कि पीपल के अमंग अवेयरनेस
जागरूकता क्रिएट की जाए कि आपको अपनी सेक्शुअल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स आल्सो हैव अ मेजर रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में और उसको एक्शन में ले आने में इसमें पेरेंट्स ने, उनके स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सबका एक मेजर रोल है। इंट्रोडक्शन इन सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज। सेक्स एजुकेशन के बारे में भी इंट्रोडक्शन जो है स्कूल्स में अच्छी तरह उनको समझाना चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि ऐसे ही मतलब बातों में नहीं डिस्करेज करना चाहिए। उनको सही सही तरह बताना चाहिए कि ये बातें हैं, ठीक है। तो स्कूल्स में टीचर को सही तरह बच्चे को सब समझाना चाहिए और जेंडर में डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि हम इनको नहीं बता सकते, उनको अच्छी तरह बताना चाहिए ताकि बच्चे भी अवेयर हों अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब उनको मिलेगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और उनके रिलेटेड चेंजेस और सेफ़ और जो प्रैक्टिसेस, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस उन्होंने लेनी है, इन बारे में इनको बताया जाएगा, फिर ही बच्चे सही तरह अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रख पाएंगे, नहीं तो वो नहीं रख पाएंगे। देन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। ये पीपल को हेल्प करेगा कि जो एडोलसेंट जो होते हैं, एडोलसेंट मतलब छोटे होते हैं, ठीक है, विद इन द एज ऑफ 13 to 20 और 25, ठीक है, इनको बहुत हेल्प मिलेगी कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ हेल्दी बना के रखें। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली fertile couples and those in marriageable age group about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of mother of child, मतलब कि postnatal care of mother and child का मतलब क्या है कि मदर, बच्चे और मदर की बाद में भी आफ्टर बर्थ उनकी केयर भी करना, बच्चे की आफ्टर बर्थ उसकी केयर करना, ये है मदर एंड फीमेल चाइल्ड। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज़ को हेल्दी बनाना, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स like sex abuse and sex related crimes etc need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible healthy society। आगे क्या है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए इन प्रोग्राम्स की वो अच्छी तरह से की जानी चाहिए ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखा जाए सारी सोसाइटी के। और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को केयर दी जाए और मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, किसके लिए, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, ताकि वो अवेयर रहें, जिसमें क्या क्या आ जाता है, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में डिलीवरी, इस सब चीज़ों में उनको ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या उनको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए इन सब चीज़ों में, लाइफ साइकिल्स की इन सब स्टेप्स में, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन में क्या करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में, इनफर्टिलिटी में क्या क्या करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग टेक्निक्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए ताकि पीपल जो है एफिशिएंटली अपनी लाइफ जी सके और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें, ठीक है। एमनियोसेंटिसिस पे बैन लगा दिया। एमनियोसेंटिसिस क्या होता था, जैसे हम जानते हैं कि पहले ज़माने में जो मेल और फीमेल होता था ना, उनके बारे में बर्थ से पहले ही बता दिया जाता था और फीमेल अच्छी नहीं लगती थी, पिछले ज़माने में उनको बोझ माना जाता था, इसलिए फ़ीमेल्स को दबा दिया जाता था, उनकी अबॉर्शन करा दी जाती थी, जहाँ आफ्टर बर्थ उन्हें मार दिया जाता था, जहाँ उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसलिए उसको कहते हैं एमनियोसेंटिसिस की पहले बता देना कि क्या होने वाला है बच्चा, मेल और फीमेल, ये बैन कर दिया गया था। सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको, ठीक है। मेल की फीमेल फीटिसाइड का मीनस मतलब कि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी और मतलब कि तब तो समय में डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है, लेकिन ये चाहते नहीं थी
कि इंक्रीज़ हो। आर प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। इन एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता था ना, एमनियोटिक फ्लूइड वो फिटस में से ले लिया जाता था। मदर में जब फिटस होता था उसमें से ले लिया जाता था ताकि उसके फिटल सेल्स में से पता लग जाए कि मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है। ये प्रोसीजर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ये जब ये प्रोसेस किया करते थे ना, तब ये भी पता चल जाता था कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा ये सब डिसीज़ तो नहीं है, कई बच्चे में ये सब डिसीज़ तो नहीं आ सकती, ठीक है। ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये डिसीज़ होती हैं। रिसर्च की गई बहुत सारे रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। बहुत सारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने ये देखी रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स थी, ठीक है, उनको इनकरेज किया। आगे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताया हुआ है, सहेली, जिसका नाम सहेली है। ये सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस इज़ वेरी फेमस, जो ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, बोर्ड में, कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की जाती है बाय द फीमेल्स, ठीक है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से साइंटिस्ट ने, कहाँ के साइंटिस्ट ने डेवलप की, वो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कहाँ पर सहेली ड्रग। एक तो नाम आपने याद रखना कि सहेली ड्रग कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स में, और ये कहाँ के साइंटिस्ट ने बनाई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज हो रही थी उनका नंबर बहुत इंक्रीज़ हो रहा था। अवेयरनेस अबाउट सेक्शुअल रिलेटेड मैटर्स, उनके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और पोस्ट नेटल केयर को अच्छी तरह से लीड करना। टू डिक्रीज़ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है जो डेथ रेट होती है वो मोर्टेलिटी रेट होती है। मैटरनल मतलब मदर, और इन्फेंट मतलब उसका जो बच्चा होगा उनके डेथ रेट वो कम हो जाए। और नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिली मीन्स हैप्पी फैमिली, नंबर ऑफ़ कपल विद स्मॉल फैमिली इंक्रीज़ हो जाए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़ का क्योर हो जाए। सॉरी गाइस, चलो यहाँ पे ही दोबारा आ जाते हैं, हम कहाँ पे थे। कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम्स को और बताना चाहिए, उनके रिलेटेड एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए कि क्या उनकी इफ़ेक्ट्स होंगी, कैसे कंट्रोल मेजर्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या मेजर्स हैं, उन सब के बारे में बताना चाहिए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, in last century, all around development in various fields significantly improved the quality of life of people. However, increased health facilities increase हो गई along with better living conditions. मैं आपको बता दूं कि ये पैराग्राफ, दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर रीडिंग, ये बिल्कुल भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये पेपर में आएगा, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं पूछ जाएगा। जस्ट हम रीड करके एक बार समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। जस्ट इसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, IMR की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। जस्ट एक फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन इन 1900, वो क्या होगी 6 बिलियन इन 2000, और 7.2 बिलियन किसमें होगी 2011 में। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, ये सारा ट्रेंड इंडिया में भी देखा गया कि जैसे इसमें 2 मिलियन होगी 6 मिलियन, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 350 मिलियन थी एक टाइम पे, और इंडिपेंडेंस पे वह कितनी हो गई 2000 मिलियन, और बाद में 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई मई 2011 में। और ये मैंने आपको बता दिया ये क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ऊपर वाला क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, RCH प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। तब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं था,
इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लेस देन 2% थी द पॉपुलेशन ग्रोथ इस ईयर में। ये आप देख सकते हैं, रेट at which our population could increase rapidly, such as alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even basic requirements, food, shelter, clothing। अगर ग्रोथ रेट इतना इंक्रीज होता रहा, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती रही, तो इन चीज़ों की स्कैरसिटी मतलब कि कमी हो सकती है, जैसे कि फूड, शेल्टर। जैसे कि अब हम देख ही रहे हैं कि सारी चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं। इसलिए महंगी होती जा रही हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। Therefore, the government was forced to take serious measures to check this। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़े इसको कंट्रोल करने के लिए, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है इंडिया में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कई देशों में तो ऐसा भी है, मतलब देशों में नहीं, इंडिया के स्टेट्स में तो ऐसा भी है, आपने देखा होगा कि 1 या 2 चाइल्ड ही मतलब कि होना चाहिए, उससे ज़्यादा चाइल्ड हो तो वो बैन किया जाता है इंडिया के कई स्टेट्स में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज़ टू मोटिवेट स्मॉल। ये प्रॉब्लम जो हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ की जो बढ़ रही है, इसमें मेन स्टेप क्या लिया जा सकता है? ये लिया जा सकता है कि स्मॉलर फैमिलीज़ बनाने के लिए मोटिवेट किया जाए और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएं, ताकि पॉपुलेशन कम बढ़े और ज़्यादा ना बढ़े। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने से पॉपुलेशन कम रहेगी और बर्थ जो होएगा, बर्थ रेट वो कम हो जाएगा थोड़ा। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट्स भी हम देखते हैं कि हम दो, हमारे दो, कि बच्चे हमने दो ही करने चाहिए। मैनी कपल्स मोस्टली, आजकल तो आप देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते मोस्टली। मैनी कपल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। वन चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर लेते हैं। सेटरडी टीजिंग, मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स। जो मैरिजेबल एज है, जहाँ जिस एज में मैरिज कर सकते हैं मेल्स और फीमेल्स, वो एज कितनी है? मेल्स में 21 ईयर्स है एंड फीमेल्स में वह 18 ईयर्स है। इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर 2 एंड अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स। देखो, अब जितना हमने पढ़ा था ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब आ गई है बात हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में यही आते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया है इसमें से कुछ नहीं आएगा। क्या आएंगे ये आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आएंगे और कुछ नहीं आएगा। आपको ये करने हैं अच्छी तरह से। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। पॉइंट्स बना के लिख देना, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका ये होएगा, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये होएगा, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड, इफेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी है तो इसका मतलब ये तो नहीं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। आगे और क्या लिखा है इसमें, जो है इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। आगे हमारे पास क्या है, ब्रॉडली ग्रुप्ड। आगे हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आगे ग्रुप किए जाते हैं, किसमें? नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर हो सकते हैं, ये आईयूडीज़ भी हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। ये अलग अलग टाइप्स है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में, जो आ जाते हैं उनकी टाइप है। सबसे पहले करेंगे हम नेचुरल मेथड्स। ये अब असली चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से। जो मेन चैप्टर है, जो हमने करना है, जो हमने पेपर के लिए पढ़ना है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। और पीछे जो मैंने आपको बताया, यहाँ से रियल चैप्टर तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। बाकी सब आप पीछे ना लीव कर सकते हैं, अगर आप मौके पे पढ़ रहे हैं चैप्टर को, पहले आपने नहीं पढ़ा तो आप जस्ट यहाँ से शुरू कीजिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब पढ़िए। जो मैं अब से पढ़ाने लगूँगी वो करना है आपने, ठीक है। नेचुरल मेथड्स पढ़ते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि अवॉइड कर चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म। नेचुरल मेथड्स का ये मतलब है कि ये अवॉइड करते हैं कि ओवम और स्पर्म का मीट हो। ओवम है और ये स्पर्म है, ये अवॉइड करेंगे कि इन दोनों का मीट ना हो। यही तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मीट ना करें। अगर ये दूसरे से मीट कर जाएंगे तो वो तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यही तो काम है कि ये नहीं होने देनी उन्होंने। अब देखिए, पीरियोडिक रेसिस्टेंस इज़ अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड टू एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस, मतलब कि वो कोइटस या इंटरकोर्स नहीं करते। पीरियोडिक एब्सटीनेंस का मतलब ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड, तब जो कपल्स हैं वो कोइटस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कब करते हैं? डे 10 to 17 में। एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके लिए इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड कहते हैं इसको, डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि इसमें ये क्या होता है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसमें कपल्स को अवॉइड करना चाहिए 10 to 17 में, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है और इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ओवम और स्पर्म क्या वो हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। आगे भी ये नेचुरल मेथड ही है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स एंड लैक्टेशनल अमोनेरिया। ठीक है, इसमें क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट में ऐसा होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस जो है वो इंजेक्शन के पहले ही विड्रॉ कर देता है, विजाइना में से बाहर निकाल देता है, ताकि इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म ना हो, तो अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि सीमन जो है फीमेल की बॉडी में ना आ जाए और स्पर्म और ओवम का इंटरकोर्स, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो। लैक्टेशन अमेनोरेसिया, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है, जब बिल्कुल रुक जाती है, आफ्टर द प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जब मदर फीटस को क्या कर रही होती है, मिल्क पिला रही होती है, उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रुका हुआ होता है, और ये साइकिल जब नहीं होता तब भी जो कपल्स हैं वो इंसेमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि तब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मीट नहीं कर सकते। देयरफॉर अ लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स, ये मैंने आपको बता दिया, कंसेप्शन के चांसेस तब बहुत कम होते हैं या बंद ही होते हैं, नील ही होते हैं, ज़ीरो चांसेस होते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड बी इफेक्टिव, ये मेथड बहुत इफेक्टिव है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्चुरेशन के बाद, पार्चुरेशन क्या होती है, डिलीवरी के बाद जो 6 months होते हैं उनमें इंटरकोर्स या कोइटस से ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस इज़ यूज, इस मेथड में कोई मेडिसिन यूज़ की जाती, कोई डिवाइस नहीं यूज़ किया जाता, कुछ भी नहीं यूज़ करने की ज़रूरत आपको इस मेथड में, ये एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, चांसेस ऑफ फेलियर दो दिस मेथड आर आल्सो हाई, पर फेलियर के चांसेस भी बहुत देखे गए हैं इस मेथड में। अब नेचुरल मेथड्स हमने कर लिए, अब हम करेंगे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में है कि ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड। बैरियर मेथड्स में क्या किया जाता है, जो स्पर्म होता है और ओवम होता है, देखिए, ठीक है, उनकी फिजिकल मीटिंग नहीं होने देते। ठीक है, तो क्या करेंगे ये, बोथ मेल एंड फीमेल। बैरियर मेथड्स में कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, कॉन्डम्स आर द बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट जो यूज़ किए जाते हैं कि पेनिस को कवर किए जाए, मेल में, एंड विजाइना और सर्विक्स फीमेल में, विजाइना एंड सर्विक्स फीमेल में कवर हो जाती है और पेनिस मेल में कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्डम्स आर द बैरियर्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। निरोध क्या है, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है मेल में कॉन्डम का ब्रांड जो पॉपुलर बोध है वो है निरोध। और यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हैज़ इंक्रीज, कॉन्डम्स का यूज़ रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ प्रोटेक्टिंग, क्योंकि कॉन्डम्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि कंट्रैक्टिंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड एड्स भी एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, इनमें से प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब कि देखिए, मतलब कि इनमें से इनसे बचा जाए, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बचा जाए, इसके लिए हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स और बैरियर मेथड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम ये यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज़। बोथ द मेल फीमेल कॉन्डम्स दो बोथ डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ये खुद इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये प्राइवेसी देते हैं क्योंकि ये खुद इंसर्ट किए जा सकते हैं। और कौन कौन से बैरियर मेथड्स है, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्स, ये भी बैरियर्स ही है, ये भी मेड ऑफ रबर होते हैं।
जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगाए जा सकते हैं टू कवर द सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग द कोइटिस मतलब इंटरकोर्स के दौरान सर्विक्स को कवर करने के लिए ये 3-4 चीज़ें जो बैरियर है ये इंसर्ट किए जा सकते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये प्रिवेंट ये कंसेप्शन को ब्लॉक करते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं कि स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं थ्रू द सर्विक्स से स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं। ये रीयूजेबल होते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये अलग अलग और भी चीज़ें हैं। ये भी बैरियर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है, क्रीम्स, जेलीज जो होती हैं, फोम्स, ठीक है। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ये क्या है, आईयूडीज़। जो मैंने आपको पीछे बताया कि आईयूडीज़ है। आईयूडीज़ क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है। ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है स्पर्म और ओवम का मीट। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही कट कर दिया जाता है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आगे हम पढ़ते हैं कि ये डॉक्टर्स इंसर्ट करते हैं। ये क्योंकि यूट्रस में होते हैं। यूट्रस किस में होता है, फीमेल में होता है, फीमेल में होता है यूट्रस, ठीक है। तो इंटर यूट्राइन डिवाइसेस ये किस में लगाते हैं, फीमेल में लगाते हैं। इनका मेल के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये डॉक्टर इंसर्ट करेंगे फीमेल के यूट्रस में ताकि वहाँ पे फिटस ना आए और फर्टिलाइजेशन ना आए। ये इन द इंटर यूट्राइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज सच एज लिप्स लूप्स। इसके अलग अलग फर्दर डिवाइड किया गया है किस में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को किस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की एग्जांपल पूछ ली जाती है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की एग्जांपल बताओ, तो आप लिखेंगे लिप्स लूप्स। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की एग्जांपल है जो कॉपर रिलीज करते हैं। इंट्रायूटेरियन डिवाइस जो होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं वो है CUT, CU7, मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, ठीक है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया ये कॉपर टी है, ये है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये डॉक्टर इंसर्ट करते हैं इन द फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस। अब आईयूडीज का फंक्शन क्या है, क्या करती हैं आईयूडीज, ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस स्पर्म की इंक्रीज कर देती है विद इन द यूट्रस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को, इनका काम क्या है, इंक्रीज करना। एंड CU आयंस जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, ठीक है, वो स्पर्म की मोटिलिटी मतलब कि वो जो स्विम करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर देते हैं। स्ट्रेस मतलब डिक्रीज करना है। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की मतलब कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे को मीट ना कर पाए और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ही कम हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन होगी ही कैसे। आगे जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं वो यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन। अब यूट्रस का काम क्या है, ये है यूट्रस, ठीक है, इसका काम क्या है, यहाँ पे फीटस आके इम्प्लांट हो जाएगा। जब यहाँ पे फीटस आके लग जाता है तब उसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन हो गई। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज ऐसा कुछ कर देती है कि वो यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। आईयूडीज क्या होती हैं, आईयूडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, अभी नहीं चाहती, थोड़ा डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी को, उनके लिए आईयूडीज एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह मानी जाती है। और स्पेस चिल्ड्रन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, आईयूडीज क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये पूछा जाता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज़ व्हाट, तो आपने कहना आईयूडीज, आंसर इज आईयूडीज, ठीक है। आगे क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ इधर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे प्रोजेस्टोजन है, ठीक है। इनके भी कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल्स। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इनको पिल्स कहते हैं नॉर्मली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जो दवाइयाँ ली जाती हैं, ठीक है, फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इनको क्या कहते हैं, पिल्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा सहेली पिल्स क्या कब लिए जाते हैं, जैसे कि 21 डेज़ के पीरियड्स में लिए जाते हैं। फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 दिनों में लिए जाते हैं। आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज़, बाद में 7 डेज़ के गैप के बाद लिए जाते हैं। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, यही पैटर्न में हर महीने रिपीट करना है। टिल द फीमेल, जब तक
ये तब तक लेनी होती है कि जब तक फीमेल चाहे कि उसकी कंसेप्शन कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे को मीट ना करें और कंसेप्शन ना हो, तब तक फीमेल को ये टैबलेट्स लेनी ही पड़ेंगे। और जब ये नहीं लेगी तब कंसेप्शन हो जाएगी। दे इनिबिट ओव्यूलेशन, ये टैबलेट्स क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती है और इम्प्लांटेशन को रोकती है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, म्यूकस की भी क्वालिटी, जो सर्विक्स में म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ करते हैं ताकि स्पर्म ना आ पाए। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, एज वेल एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। फीमेल्स पिल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और इनका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। इन साइड इफ़ेक्ट्स इनके नहीं होते, इसलिए दिस इज़ एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। सहेली अब हमने पीछे पढ़ा कि न्यू ऑरल कंट्रासेप्टिव चल रही है, पिल्स नॉन स्टीरॉयडल है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन होती है, ये वंस अ वीक पिल है। आपसे पूछा जाए वंस अ वीक पिल कौन सी है तो आपने बताना है सहेली पिल है, ठीक है। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और विद कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल्स। प्रोजेस्टोजन अलग अकेला यूज़ करना हो या एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन में यूज़ करना हो, वो भी यूज़ किया जाता है फीमेल्स के द्वारा। किसके रूप में, इंजेक्शन और इम्प्लांट के रूप में, अंडर द स्किन, स्किन के अंडर लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा लगाए जाते हैं इन द अंडर आर्म। मोड ऑफ एक्शन, इनका भी मोड ऑफ एक्शन सेम होता है जैसे कि पिल्स का होता है, ठीक है। इनका इफेक्टिव पीरियड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है पिल्स के कंपैरेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, कोइटस करने के 72 आवर्स के बाद इसको बहुत इफेक्टिव माना जाता है एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एज दे यू कैन बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए विद इन द 72 आवर्स अगर इनका यूज़ कर लिया जाए आईओडीज़ का और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का, तो हम अवॉइड कर सकते हैं पॉसिबल जो प्रेगनेंसी है, ठीक है। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स को क्या कहते हैं, अगले मेथड पे हम आ चुके हैं जिसको कहते हैं, हमने बैरियर मेथड कर लिया, आईओडीज़ कर लिया, हमने नेचुरल मेथड कर लिया, आगे हम पहुंच चुके हैं सर्जिकल मेथड्स पे जिनको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड जनरली एडवाइस फॉर मेल फीमेल। स्टेरिलाइजेशन मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है, इसमें बिल्कुल ब्लॉक कर दिए जाते हैं मेल और फीमेल पार्ट। जब मेल और फीमेल पार्ट बिल्कुल ही ब्लॉक करवाने हों तब उसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड्स। देखिए इसमें क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे ओवरी से जो ओवम है ये फलोपियन ट्यूब लेके जा रही है यूट्रस के पास। अब अगर यहाँ पे इन्होंने कट करके इन्होंने इसका लग टाई कर दिया, इसका लग टाई कर दिया ऑन दी बोथ साइड्स, कट करके टाई कर दिया ताकि ना इस साइड से और ना इस साइड से ओवम यूट्रस में पहुंच ही ना पाए, इसलिए कटिंग कर देगी। और ये कटिंग एक बार कर दी तो ये परमानेंट हो गई है, ठीक है, ये टेम्परेरी नहीं है। एक बार कर दी तो ये हो चुकी है, अब ये रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज़ इरिवर्सिबल। एक बार कट लग गए तो लग गए, अब इसके बाद कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी और ना कभी बर्थ हो सकता है इस फीमेल से। और इस मेल से भी यही है सेम कि जब ये टेस्टिस से यहाँ पे जा रही यूरेथ्रम के पास और सब पेनिस तक नहीं पहुँच पाएगा, जो स्पर्म है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो यूरिनरी ब्लैडर तक ही नहीं पहुँच पाएगा, वो ये टेस्टिस से ही यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो ग्लैंड्स तक भी नहीं पहुँच पाएगा, ना ही यूरिनरी ब्लैडर ना ही पेनिस, तो आगे कैसे जाएगा। तो मेल्स में तो इस सर्जिकल मेथड को कहते हैं वैसेक्टोमी एंड फीमेल्स में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि सर्जिकल मेथड इन मेल एंड फीमेल उसको क्या क्या कहते हैं। फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी एंड मेल्स में वैसेक्टोमी, क्योंकि मेल्स में वास्ट डिफरेंस कट किया जाता है तो वैसेक्टोमी, फीमेल्स में फ्लोपियन ट्यूब कट की जाती है तो ट्यूबेक्टोमी। आगे क्या है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गेमीट ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको ये सब सारा बता दिया कि गेमीट्स का ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाता है, मेल्स में वैसेक्टोमी होता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है। इन वैसेक्टोमी क्या किया जाता है, वेस्ट डिफरेंस का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। बाद में ट्यूबेक्टोमी में क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा पार्ट फ्लोपियन ट्यूब का कट कर दिया जाता है और बाद में रिमूव कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ठीक है, विद अ स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन और थ्रो वेजाइना कर दिया जाता है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव, ये टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव रहती हैं, बट देयर
रिवर्सिबिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि सर्जिकल मेथड है, इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। इट नीड्स टू बी एम्फसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है, कि वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए या हार्मोनल, कैसा भी, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे रहना है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम रेगुलरली कंसेप्शन करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते रहे तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो सकती है। ज़्यादा भी इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत कम, मतलब कि कभी कभार अगर हमको इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर हमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ही यूज़ करने चाहिए। वंस इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड, अगर किसी को फोर्स किया जाए कि इन मेथड को यूज़ करना है, इधर टू प्रिवेंट, अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, डिले करना, और कोई मेथड को यूज़ करने के लिए फोर्स करे तभी, और पर्सनल किसी रीज़न की वजह से ही इनको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दोज मेथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग, कोई डाउट नहीं है कि इन सब मेथड्स की वजह से ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी कंट्रोल हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन मेथड्स को इतना यूज़ करिए कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही ख़राब हो जाए। आपको इन मेथड्स को कंट्रोल में यूज़ करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, लेकिन आपको जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो कि अनकंट्रोल्ड हो गई है उसको भी मेंटेन करके रखना है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफ़ेक्ट्स, लाइक इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं किसी किसी के, जैसे नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, जो सबसे ज़्यादा पेन करता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो हो सकती है इरेगुलर हो सकती है इनकी वजह से। ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। देखिए इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है। दो वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली, पूरे इग्नोर भी नहीं किए जा सकते, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किए जा सकते। ठीक अमाउंट में यूज़ करना चाहिए, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा, ना ऐसे ही कि करना ही नहीं, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखना है। आगे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारा टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हमने पढ़ लिया यहाँ तक, हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिए। आगे हमने पढ़ना है ओनली ये एक टॉपिक रह गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके आगे शायद एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ और एक और टॉपिक है, वो हम इनफर्टिलिटी, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक हमने आज वीडियो में पढ़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।